हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है दोबारा चैनल पे, स्टडी बडी चैनल पे। आज हम इग्नू का सेकेंड ईयर का आपका चैप्टर 7 करेंगे, एमपीएससी 003 का पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। और चैप्टर 7 हमारा जॉन लॉक के ऊपर है। जॉन लॉक हमारे आधुनिक राजनीतिक चिंतन थे। 1632-1704 इनका जन्म काल रहा, समय काल। 1632 में इनका जन्म हुआ, 1704 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भी बहुत सारे सिद्धांतों पर अपने विचार प्रकट किए हैं और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जॉन लॉक के जीवन और रचनाएं पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को हुआ था। इंग्लैंड के रिंगटन में हुआ था। इंग्लैंड में कोई रिंगटन जगह थी, वहां पर हुआ था। उनके पिता वकील थे और इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान संसदीय सेना में अधिकारी भी थे। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई थी और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने दर्शन शास्त्र, चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। लॉक ने कई क्षेत्रों में काम किया, जिसमें चिकित्सा है, यानी एक वो डॉक्टर भी रहे, वे अध्यापक भी रहे और राजनीति में भी शामिल हुए। उन्होंने 3 सेक्टरों में काम किया। उन्होंने 1666 में लॉर्ड एशले के सचिव के रूप में भी काम किया। एक लॉर्ड एशले थे वहाँ के इंग्लैंड के राजा। उनके, या राजा कह लें, या एक छोटे दूसरे स्टेट के राजा, हर एक स्टेट के छोटे छोटे राजा होते थे। तो 1666 में उनके एक सचिव के रूप में भी, सेक्रेटरी के रूप में काम किया उन्होंने। उनको ये अवसर मिला, जो बाद में अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी बने। जो ये जिनके लॉर्ड एशले थे, ये बाद में अर्ल बन गए, वहाँ के बड़े उपाधि मिल गई उनको, मेन क्वीन से, मेन राजा से। यह संबंध लॉक के जीवन में महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को विकसित करने के लिए आवश्यक अनुभव और समर्थन प्राप्त किया यहाँ से, इस सेक्रेटरी के काम के दौरान। एक राज्यकाल के अंदर उन्होंने काम किया। अब उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जो उनकी प्रमुख मेजर वर्क्स हैं। जॉन लॉक की रचनाएं उनके दार्शनिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब उनमें इनके बुकों के नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, इनके सिर्फ 2 वर्ड के नाम नहीं, जिससे पहले देखा था उनके सिंगल 2 वर्ड के नाम थे, तो इनके बड़े बड़े हैं। जैसे एन एसे ऑफ ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसमें यह रचना 1690 में प्रकाशित हुई थी। इसमें लोक ने मानव ज्ञान के स्रोत और सीमाओं पर विचार किया। उन्होंने तर्क दिया कि सभी ज्ञान अनुभव से आता है, यानी जब तक आप अनुभव नहीं कर लेते तब तक आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। कि आप खुद प्रैक्टिकल करिए, अनुभव कीजिए उस चीज को, तभी आपको एक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय खाली स्लेट, एक टेबुलर ऐसा होता है, एक खाली स्लेट होता है जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उनकी सेकंड बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। यह रचना भी 1690 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक संविदा के सिद्धांत को विस्तार किया। जो हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और प्राकृतिक अधिकार, उनके बारे में इन्होंने विस्तार से समझाया। जो पहली ट्रीटीज थी, जो पहली, उसके 2 पार्ट है, जैसे 2 ट्रीटीज हैं, तो पहली ट्रीटीज में उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर के राजशाही समर्थन का खंडन किया, जबकि दूसरी ट्रीटीज में सरकार की स्थापना और उसके वैध अधिकारों पर चर्चा की। फिर आती है इनकी थर्ड बुक, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। इसमें उन्होंने धर्म के ऊपर बात की। 1689 में प्रकाशित इस पत्र में लोग ने धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में तर्क दिया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के और चर्च के बीच एक स्पष्ट अंतर जोड़ दिया कि दोनों के बीच में अलगाव होना चाहिए, इनको अपने अपने काम करना चाहिए। फिर इनकी फोर्थ बुक आती है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। 1693 में प्रकाशित इस रचना में उन्होंने शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। लोग का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है, यानी कैरेक्टर बनाना है एक व्यक्ति का, एक बच्चे का, और उसका व्यवहारिक ज्ञान और को विकास करना है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। फिर आती है हमारी फिफ्थ बुक, द रिजेम्बलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया। 1695 में प्रकाशित इस रचना में लोक ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म और तर्क संगत विचारों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। तो इनकी बुकों के बारे में हो गया थोड़ा थोड़ा। अब लोक का योगदान क्या रहा है इसमें, कंट्रीब्यूशन। लोक के विचार और रचनाएं आधुनिक लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों की नींव मानी जाती है।
उनके सिद्धांतों ने अमेरिकी की स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया है। इनके विचारों से ये घटनाएं हुई हैं। एक तो अमेरिका जो स्वतंत्रता की आज़ादी की घोषणा मिली जब अमेरिका को, तो वहां पर इस लोग के जो विचार थे उनका प्रभाव मिला और फ्रांसीसी क्रांति को एक प्रेरित किया गया इनके विचारों के द्वारा। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वाभाविक अधिकार और सरकार की सीमाओं के सिद्धांतों को भी स्थापित किया। लोक की शिक्षा और धर्म पर विचारों ने भी समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने अनुभवजन्य ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज यानी अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक समाज के महत्वपूर्ण तत्व बने। ये तो आपका शॉर्ट में हो गया इनका। ये 1704 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ दार्शनिक समस्याएं जो उस समय की चल रही थी, तो उनके बारे में क्या क्या अपने विचार प्रकट किए। जॉन लॉक ने दार्शनिक विचारों में कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की। उनकी दार्शनिक समस्याएं ज्ञान, स्वाभाविक अधिकार, सरकार की वैधता और सामाजिक संविदा के सिद्धांतों से संबंधित है। यहाँ कुछ प्रमुख दार्शनिक समस्याओं को संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जैसे कि ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ लिमिट ऑफ नॉलेज। लॉक ने अपनी कृति एन एसे ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में मानव ज्ञान के स्रोत और सीमाओं पर विचार किया। उन्होंने तर्क दिया कि सभी ज्ञान अनुभव से आता है। उनके अनुसार जन्म से मानव का मस्तिष्क खाली होता है, टेबुला रासा उनकी एक, उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, खाली स्लेट होती है, और सभी ज्ञान अनुभव और संवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को अनुभववाद, एम्पेरिकिज्म कहा जाता है। इसके आपके बारे क्वेश्चन आ सकता है अनुभववाद के बारे में। तो उन्होंने यह भी कहा कि हमारी समझ की कुछ सीमाएं होती हैं और हम उन्हें पहचानने चाहिए, हमें उन्हें पहचानना चाहिए। फिर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी खुद की एक निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वाभाविक अधिकार, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेचुरल राइट्स। लोग का मानना था कि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं आज के टाइम पे, जिन्हें किसी भी सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता। इन्हें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल है। इनमें उन्होंने कहा कि ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही बने रहते हैं और किसी भी न्यायपूर्ण सरकार का कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। फिर आता है स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था। लोक ने प्राकृतिक अवस्था को उस स्थिति के रूप में परिणत किया जो लोग बिना किसी सरकार के स्वतंत्र और समान होते थे। इस अवस्था में लोग अपने स्वाभाविक अधिकारों का आनंद तो लेते थे, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ समस्याएं हो सकती थी, जैसे विवाद, संघर्ष, जिन्हें निपटाने के लिए एक संगठित सरकार की आवश्यकता होती थी। उन्होंने यह भी माना कि उस समय सभी को समान अधिकार थे और सभी शांत जीवन जी रहे थे, अपने अपना काम कर रहे थे, पर कुछ संघर्ष थे, जैसे एक दूसरे के अगर बीच में किसी के विवाद हो जाता तो उसका निपटारा किस तरीके से किया जा सकता था। अगर वो विवाद बढ़ता जाएगा तो उसमें फिर जान माल की हानि होनी होती थी, एक दूसरे परिवार पर हमला किया जाता था, दूसरे परिवार के द्वारा संघर्ष उत्पन्न होते थे। तो इनको निपटाने के लिए एक सरकार की एक मांग थी, जिसके सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया। एक छोटे मोटे नियम कानून बनाए गए। पहले शुरू में सरकार का निर्माण तो नहीं हुआ होगा, तो कुछ छोटे मोटे नियम बनाए गए कि चोरी के लिए दंड, किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए दंड दिया जाएगा किसी मुखिया के द्वारा। इस तरीके के छोटे मोटे शुरुआत हुई थी सबसे पहले। लोक के अनुसार सामाजिक संविदा वह समझौता है जिसके माध्यम से लोग सरकार का निर्माण करते हैं। लोग अपनी कुछ स्वतंत्रताओं, कुछ फ्रीडम को त्यागते हैं और सरकार को उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अधिकार देते हैं कि भाई हम अपनी ये तुम्हें देते हैं, तुम्हें इन जो हमारे अधिकार इनकी रक्षा करनी है। इस संविदा के तहत सरकार की वैधता और अधिकार लोगों की सहमति पर निर्भर करते हैं। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करती है तो लोगों का पूरा हक है कि वो सरकार का विरोध कर सके और उससे जवाब मांग सके। तो सरकार की वैधता और प्रतिरोध, लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट एंड रेजिस्ट। लोक ने तर्क दिया कि किसी भी सरकार की वैधता उसके नागरिकों की सहमति पर निर्भर करती है। यदि सरकार अत्याचारी हो जाती है और लोगों के स्वाभाविक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो लोगों को प्रतिरोध करने का अधिकार है। यह विचार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव बनाता है, जहाँ जनता की सहमति सरकार की विविधता के लिए आवश्यक है। फिर आता है हमारा 6th पॉइंट, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। लोक ने धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और चर्च को अलग अलग रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
उनकी रचना ए लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेंस में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के महत्व पर जोर दिया। इसमें धर्मनिरपेक्षता की एक विचारधारा का उभर कर आ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने के लिए वो नहीं, बाध्य नहीं करना चाहिए, और उसके धर्म के खिलाफ उसे दंड नहीं करना चाहिए कि धर्म को लेकर ही उसको दंड किया जा रहा है। संपत्ति के अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। लोग का मानना था कि संपत्ति का अधिकार प्रकृति के अधिकारों में से एक है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और श्रम के माध्यम से किसी वस्तु को प्राप्त करता है तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। सरकार का कर्तव्य है कि वह इस संपत्ति की सुरक्षा करे और किसी भी अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप को रोके। ये इसके कुछ इसने विचार प्रकट किए थे, उनके शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार थे। 7, आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। संपत्ति के अधिकार का मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ नीचे, तो आपको संपत्ति के बारे में पता चल जाएगा। सामाजिक संविदा का तो आपको तकरीबन आप शुरू से ही पता चलता रहा, क्योंकि तकरीबन 3 या 4 पिछले विचारकों ने सामाजिक संविदा के बारे में बताया गया किस तरीके से क्या है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, कोई मनुष्य को राजक मानता है, कोई किस तरीके मानता है। तो प्रकृति की अवस्था और प्राकृतिक अधिकार यानी स्टेट ऑफ नेचर, और जो प्रकृति के अधिकार थे हमारे नेचुरल राइट्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या जॉन लॉक ने अपनी रचना टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्राकृतिक अवस्था को उन्होंने एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जहां लोग बिना किसी सरकारी नियंत्रण के स्वतंत्र और समान होते थे। इस अवस्था में स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र होता था और अपने कार्यों को नियंत्रित करने का अधिकार रखता था, बशर्ते वह दूसरों के समान अधिकारों का उल्लंघन न करे। जो दूसरों के अधिकारों उनका उल्लंघन न करे। समानता, सभी लोग स्वाभाविक रूप से समान होते थे, किसी के पास दूसरों पर कोई भी स्वाभाविक अधिकार या शक्ति नहीं होती थी। नैतिकता और प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अवस्था में भी लोग नैतिकता और प्राकृतिक कानूनों का पालन करते थे, जो बताता है कि किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार, लोक ने तर्क दिया कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को कुछ जन्मजात अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। ये अधिकार किसी भी सरकार या सामाजिक संरचना से बनने से पहले ही मौजूद होते हैं और किसी भी न्यायपूर्ण सरकार का कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। इन प्राकृतिक अधिकारों में शामिल हो जैसे जीवन, लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षित रखने का अधिकार है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है जो उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह दूसरों के समान अधिकारों का उल्लंघन न करे। जो सेम अधिकार दूसरे के हैं उनका उल्लंघन न करे। संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत और श्रम के माध्यम से ही अर्जित की गई संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। सामाजिक संविदा और नागरिक समाज, सामाजिक संविदा का सिद्धांत जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक का सामाजिक संविदा का सिद्धांत उनकी रचना टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बताया है, संपूर्ण विश्लेषण किया उसका। सामाजिक संविदा के माध्यम से लोग ने यह समझाने की कोशिश की कि कैसे और क्यों लोग सरकार का गठन करते हैं और सरकार की वैधता पर निर्भर करती है। सरकार की वैधता उन्हीं पर निर्भर करती है। उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो जिसे हमने ऊपर पढ़ा, सेमी उसी उन्हीं कारणों के कारण सरकार के निर्माण, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनाया गया। जिससे स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वतंत्र और समान होते थे, उनके पास प्राकृतिक अधिकार होते थे। हालांकि इस अवस्था में कोई स्थायी सुरक्षा या विवाद समाधान तंत्र नहीं होता था, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों का खतरा बना रहता था। तो फिर सहमति कॉन्सेप्ट सभी का लिया गया। लोग अपने स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सामाजिक संविदा के तहत सरकार का गठन करना चाहते थे। इस संविदा में वे अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग करते हैं और वे एक संगठित सरकार को अधिकार देते हैं कि वे उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करें। यह सरकार की वैधता के लिए नागरिकों की सहमति पर निर्भर करता है। फिर सरकार का उद्देश्य, पर्पज ऑफ गवर्नमेंट, इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसका मतलब है कि सरकार को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार की तानाशाही या अत्याचार से बचना चाहिए। फिर आता है न्यायपालिका, जुडिशरी। सरकार के भीतर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है जो कानूनों का पालन कर सके और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। यह न्यायपालिका विवादों का समाधान करने और कानूनों को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। फिर आता हमारे सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। लोग के अनुसार सामाजिक संविदा के माध्यम से सरकार के गठन के बाद एक नागरिक समाज का निर्माण होता है। नागरिक समाज का निर्माण प्राकृतिक अवस्था से ही होता है और इसके मुख्य तत्व इस प्रकार है। कानून की अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। नागरिक समाज में कानून और व्यवस्था का होना आवश्यक है।
जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और समाज में शांति बनाए रखें। सरकार का कर्तव्य है कि वह इन कानूनों का निर्माण और पालन करे। लिबर्टी, स्वतंत्रता। नागरिक समाज में लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अन्य लोगों के अधिकारों को उल्लंघन नहीं कर सकती। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, बल्कि उसे समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना होता है और किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना होता। जब तक उसकी स्वतंत्रता है, नहीं तो फिर सरकार उसको बाधित करेगी उसकी फ्रीडम में। संपत्ति, प्रॉपर्टी। नागरिक समाज में संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण होता है। लोग अपनी मेहनत और श्रम के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति के मालिक होते हैं और सरकार का कर्तव्य है कि वह इस संपत्ति की सुरक्षा करे। पर आज के टाइम पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज के टाइम पे लोग बाग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है इतना इतना पैसा, और फिर उनको बदले में रोड, सड़क, ये गड्ढे मिलते हैं, सड़कों में पानी भरा मिलता है। और सरकार कहते हैं हम तुम्हारे धन की रक्षा करेंगे। धन की रक्षा तो करते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं उनको। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। नागरिक समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना होता है। सरकार की यह सुनिश्चित करना होता है कि लोग अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का आनंद ले सके और किसी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षित रहे। प्राकृतिक अधिकार, राइट्स ऑफ रेजिस्टेंस। न प्रतिकार का अधिकार, यानी रिबेलिंग कर सकती है सरकार के खिलाफ। यदि सरकार अत्याचारी हो जाती है और लोगों के जो प्रमुख अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं करते हैं, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन करती है, तो लोगों को सरकार का प्रतिकार करने का अधिकार है। यह अधिकार सरकार की वैधता और उसकी शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करता है। लोक का सामाजिक संवेदन और नागरिक समाज के सिद्धांत यह बताता है कि सरकार की स्थापना और उसकी वैधता नागरिकों की सहमति पर निर्भर करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा करना होता है, और यदि वह इसमें असफल रहती है तो नागरिक को उस प्रतिकार करने का अधिकार है। लोक के ये सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकारों की नींव बनाते हैं, और उन्होंने विश्व भर में राजनीतिक विचारधारा और शासन प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डाला इनके विचारों ने। अब आता है लोक की सहमति, प्रतिरोध और सहिष्णुता पर विचार। सहमति, कंसेंट, जो हमारे सामाजिक संविधान पे आता है। लोक का सिद्धांत, लोक ने तर्क दिया कि सरकार की वैधता नागरिकों की सहमति पर निर्भर करती है। उनके अनुसार किसी भी सरकार को लोगों की सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं है। यह सहमति एक सामाजिक संविदा के माध्यम से होती है, जिसमें लोग अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा त्याग कर सरकार को अधिकार देते हैं कि वह उनकी अधिकारों की रक्षा करे और उनका कल्याण करे, उनके कल्याण के लिए कार्य करे। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक चुनाव। भारत में और अन्य लोकतांत्रिक देशों में सरकारें चुनाव के माध्यम से सत्ता में आती हैं। जनता अपनी सहमति वोट देकर व्यक्त करती है कि जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व करेगी, जिसे में चुनते हैं कि भाई ये व्यक्ति ठीक लग रहा है, अभी इनको वोट देंगे, इनको जिताएंगे, ये हमारी अधिकारों की रक्षा करेगा, हमारे लिए हमें रास्ता खोलेगा, विकसित करेगा हमारे आसपास के क्षेत्र को। जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड और कुछ अन्य देशों में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जनमत संग्रह आयोजित किया जाता है, जिसमें नागरिक सीधे अपनी सहमति या सहमति व्यक्त करते हैं किसी भी कानून पारित करने से पहले। ये जनमत संग्रह लिया जाता है, एक किस्म का सर्वे किया जाता है। प्रतिरोध। लोक का सिद्धांत, लोक ने कहा कि यदि सरकार अत्याचारी हो जाती है और नागरिकों के स्वाभाविक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिकों को सरकार का प्रतिकार करने का अधिकार है। यह प्रतिरोध एक न्यायपूर्ण और नैतिक कार्य है, क्योंकि यह सरकार को उनकी सीमाओं का एहसास कराता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। वर्तमान उदाहरण, प्रदर्शन और आंदोलन। कई देशों में जैसे हांगकांग, भारत किसान आंदोलन और अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर, नागरिक सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन सरकार को उनके कार्यों और नीतियों को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। नागरिक अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन से सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों को प्रतिकार किया था। वर्तमान में भी कई सामाजिक और राजनीतिक समूह इस सिद्धांत का पालन करते हैं। फिर आता है सहिष्णुता, टॉलरेशन। लोक का सिद्धांत, लोक ने धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और चर्च को अलग अलग रहना चाहिए और किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सहिष्णुता का मतलब है कि विभिन्न धार्मिक को वैचारिक समूह के प्रेरित प्रति सहनशीलता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। उदाहरण जैसे धार्मिक स्वतंत्रता। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे देशों में संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विभिन्न धार्मिक समूह अपने धार्मिक क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के कानून। कई देशों में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भेदभाव को
रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के कई देशों में धार्मिक भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून हैं। ये तुम्हारे ऊपर के हो गए। अब आते हैं जॉन लॉक का शिक्षा पर दृष्टिकोण। जॉन की बुक टेक सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, एक तो उसमें उन्होंने लिखा था, जॉन लॉक के 1693 में सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन नामक अपनी महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है, कैरेक्टर बनाना है एक बच्चे का, एक अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र देना है एक बच्चे को, और व्यवहारिक अच्छे गुण देना, उसे व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है भी होना चाहिए। इसके चरित्र निर्माण में देख लेते हैं कैरेक्टर फॉर्मेशन। लॉक ने जोर दिया कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में नैतिकता, अनुशासन, डिसिप्लिन और आत्म नियंत्रण का विकास करना होना चाहिए बचपन से ही। उनका मानना था कि एक मजबूत और नैतिक चरित्र व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। फिर आता है व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। लोग ने तर्क दिया कि शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसमें व्यवहारिक ज्ञान और कौशल का भी समावेश होना चाहिए, यानी स्किल भी होनी चाहिए जो जीवन में काम आ सके आगे जाके। उन्होंने अनुशासन, व्यवसायिक कौशल, दिन प्रतिदिन के कार्यों को शिक्षा का हिस्सा बनाने की वकालत की। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। लोक ने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। उनके अनुसार नियमित व्यायाम, खेल कूद और उचित आहार शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। लोक ने अनुभवजन्य शिक्षा यानी एक्सपीरियंटल लर्निंग, यानी बंदे एक्सपीरियंस करेंगे किसी चीज को जब भी अच्छी तरह और आसानी से भी सीख पाएंगे और उनके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा वो। यानी बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव से सीखने के अवसर मिलने चाहिए, प्रैक्टिकल करवाने चाहिए। साइंस में प्रैक्टिकल लैब होती थी। उन्होंने कहा कि बच्चे की जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसे स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन। नैतिकता और धार्मिकता को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। लोग ने नैतिक मूल्यों, सच्चाई और ईमानदारी को शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा में नैतिकता की नींव रखने के लिए माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया कि बच्चों को शुरू से ही अच्छा बुरा, झूठ सच, इनके बारे में पता चलना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीज के बारे में उनके दिमाग में शुरू से ही बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए चीज, इन बातों को। लोक की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं, व्यक्तिगत ध्यान। लोक ने प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की वकालत की कि भाई सभी बच्चों को प्रॉपर ध्यान दिया जाए। खेल के माध्यम से सिखाना। उन्होंने बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित किया। प्रकृति के साथ संपर्क। लोगों ने बच्चों को प्रकृति के साथ संपर्क रहने में के लिए प्रोत्साहित किया, यानी गार्डन में, पार्कों में खिलाना चाहिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी करानी चाहिए। शारीरिक दंड के विरोध। उन्होंने शारीरिक दंड का विरोध किया और बच्चों को प्रोत्साहन और प्रेम के माध्यम से शिक्षित करने की वकालत की। भाई डंडे डुंडे भगा के मत मारो, आजकल सरकारी डंडे भगा भगा के मारते हैं बच्चों के पीछे। तो बच्चे भी तो इतने शरारती हो जाते हैं। शुरू से ही उनको इस तरीके की शिक्षा दी जाए तो मास्टरों को डंडे नहीं भगाने की जरूरत पड़े उनके पीछे भी। लोक के विचारों को आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से आधुनिक जो शिक्षा उसमें प्रभाव पड़ा, उसके विचारों से कुछ रिलेटेबल से दिखेगा आपको। बाल केंद्रित शिक्षा, जो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा विद्यालय खोले गए। व्यक्तिगत ध्यान हुआ है, जिनमें लोग ने प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत रूप से ध्यान की वकालत की थी। आज के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, समूह कार्य और अंतर व्यक्तिगत गतिविधियां इसी का उदाहरण है। खेल के माध्यम से सिखाना। लोगों ने खेल से सीखने का महत्वपूर्ण माना। आज के कई प्री स्कूल और प्राथमिक विद्यालयों में खेल आधारित शिक्षा का उपयोग किया जाता है। इसमें कलर वगैरह को उनकी पहचान हो जाती है कि रंग किस पर कितने होते हैं, रंग मैचिंग कैसे की जाती है। खेल के माध्यम से बच्चे भाषा, गणित, सामाजिक कौशल और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सीख सकते हैं। शेप्स के बारे में पता चल जाता है उन्हें प्री स्कूल वगैरह पे। स्वतंत्र खोज। लोग ने बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोज करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के कई स्कूल में छात्रों को परियोजनाओं और खोजपूर्ण गतिविधियों में शामिल किया गया, यानी रिसर्च वगैरह करवाई जाती है, जिससे
यानी ट्रेजर हंट वगैरह बच्चों को, जो किंडरगार्टन के बच्चे उनको ट्रेजर हंट वगैरह के उसमें दिया जाता है कि भाई कुछ चीजें छिपा दी जाती हैं और उनको ढूंढने के लिए बच्चों को कहा जाता है और उनमें कुछ दिशा निर्देशन भी दे देते हैं कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, तो बच्चों की जिससे मस्तिष्क खुलती है कि वे दिशा निर्देश पढ़ने पढ़ने लगते हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वे अपने आप ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनकी जिज्ञासा भी उभरती है इससे। अनुभव आधारित शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा इन प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं। लोक ने अनुभववाद समर्थन किया था। उनका मानना था कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। आज के वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, कला कक्षाएं और क्षेत्र भ्रमण आदि इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, कई स्कूल अब परियोजनाओं आधारित शिक्षा पर जोर देते हैं जिसमें छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करते हैं और कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये लोग के विचारों के अनुरूप हैं और शिक्षा का व्यवहारिक होना चाहिए। तकनीकी का उपयोग, आज के डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग शिक्षण में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जाता है। इंटरनेट एक्टिविटी, मल्टीमीडिया, सिमुलेशन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव भी प्रदान करते हैं। समावेशी शिक्षा, विविधता का सम्मान, लोक ने सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। आज के स्कूलों में विभिन्न पृष्ठभूमि क्षमताओं और सीखने की शैलियां वाले बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जाता है। अतिरिक्त सहायता, लोक ने उन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की वकालत की थी जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, जैसे डिसेबल लोग, बच्चे। आज के स्कूलों में विशेष शिक्षक और अन्य सहायताएं सेवाएं उपलब्ध होती हैं। समावेशी कक्षाओं में सभी छात्रों को एक साथ शिक्षित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों, किसी भी धर्म से फॉलो करते हैं, कुछ भी हो, कैसे बच्चे हों, तो सभी को एक ही उसमें, कि उनको अलग ना महसूस किया जा सके। ये लोग के विचार के अनुरूप है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए। फिर आता है जॉन लॉक का सत्ता के विभाजन का सिद्धांत और आधुनिक लोकतंत्र पर इसका प्रभाव। 26 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है ये। और अभी तो उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं आपके, सत्ता का विभाजन, लेगेसी, आलोचना, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऐड किए थे वो रह गए हैं इसमें अभी। चलो शुरू करते हैं। जॉन लॉक का सत्ता के विभाजन का सिद्धांत और आधुनिक लोकतंत्र पर इसका प्रभाव। आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा कर 10 मिनट करके, 20 मिनट करके ऐसे देख सकते हैं। 10 मिनट आप देख ली, फिर आधे घंटे जब टाइम लगा 10 मिनट की फिर देख ली, वहीं से स्टार्ट कर ली, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। पर आप इनको देखिए तो आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी इनको। और आप जो पीडीएफ मैंने उसकी शेयर की है उसमें बहुत ही कठिन वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल होता है, तो इसमें मैंने सभी वर्ड्स को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की है, पर कई वर्ड्स होते हैं जिनको वैसा का वैसा ही रखना जरूरी होता है। तो देख लेते हैं सत्ता का विभाजन किस तरीके से, वही विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की है लोक ने भी, कि सरकारों के पास एक के पास ही ज्यादा पावर ना जाए तो उनको बांट दिया जाए थोड़ा थोड़ा, पर निगरानी सभी जो सेक्टर होंगे सभी की निगरानी एक दूसरे के ऊपर रहेगी। तो जॉन लॉक ने सत्ता के विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी सरकार की शक्ति का केंद्रीकरण तानाशाही और अत्याचार की ओर ले जा सकता है। वो जो ये नहीं चाहते थे, उन्होंने सत्ता का 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित करने की कोशिश की। एक वकालत पेश की उन्होंने कि कार्यपालिका होनी चाहिए, सरकार का वह हिस्सा जो नीतियों को लागू करता है और दैनिक प्रशासन चलाता है। विधायिका, सरकार का वह हिस्सा जो कानून बनाता है। और न्यायपालिका, जो सरकार का वह हिस्सा जो कानूनों की व्याख्या करता है और विवादों को निपटारा करता है। लोग का मानना था कि इन तीनों शाखाओं को स्वतंत्र और अलग अलग होना चाहिए ताकि कोई भी एक शाखा अत्यधिक शक्ति प्राप्त न कर सके। आधुनिक लोकतंत्र पर इनका प्रभाव, अमेरिकी संविधान, कार्यपालिका अमेरिकी राष्ट्रपति, विधायिका कांग्रेस के सेनेट और प्रतिनिधि सभा चलाते हैं, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और अन्य निचली अदालतें चलाती हैं। अमेरिकी संविधान में सत्ता के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान है। प्रत्येक शाखा स्वतंत्र और समान होती है और प्रत्येक शाखा के पास कुछ नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस होते हैं ताकि कोई भी शाखा अत्यधिक शक्ति प्राप्त न कर सके। भारतीय संविधान, कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। विधायिका संसद, लोकसभा और राज्यसभा, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अन्य निचली अदालतें। भारतीय संविधान में सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग और स्वतंत्र है जिससे शक्ति का संतुलन बना रहे। यूरोपीय लोकतंत्र, अधिकांश यूरोपीय लोकतंत्र में भी सत्ता का विभाजन महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री और कैबिनेट कार्यपालिका हिस्सा है
संसद विधायिका का और न्यायपालिका का स्वतंत्र है। और हालांकि यूके के मॉडल कुछ हद तक अलग है क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखित संविधान नहीं है, लेकिन शक्ति का विभाजन का सिद्धांत वहां भी लागू होता है इसी प्रकार से। अब संतुलन का नियंत्रण जो चेक एंड बैलेंस किस तरीके से करते हैं। सत्ता का विभाजन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रत्येक शाखा एक दूसरी शाखाओं पर नियंत्रण करती है और संतुलन बनाए रख सकती है। उदाहरण के लिए विधायिक का कानून बना सकती है, लेकिन कार्यपालिका इसे वीटो कर सकती है। न्यायपालिका कानूनों को संवैधानिक की समीक्षा कर सकती है। विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर सकती है। जॉन लॉक का सत्ता का विभाजन का सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र की नींव है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी शाखा अत्यधिक शक्ति प्राप्त न कर सके और सरकार का प्रत्येक हिस्सा अन्य हिस्सों पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रख सके। इस सिद्धांत ने आधुनिक संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थिर और न्याय संगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि कोई भी अगर शाखा अपना मनमर्जी से काम करने लगी तो फिर गलत हो सकता है। तो इसलिए सभी शाखाओं को एक दूसरे से जोड़ के भी रखा कि इसके बिना यो कार्य ना पूरा हो सके और इसके बिना यो कार्य पूरा न हो सके। जॉन लॉक के विचार की आलोचना, उसके अधिक विचार तो बहुत महत्वपूर्ण थे पर उसकी आलोचना भी की गई है। जॉन लॉक के विचारों को व्यापक रूप से सराहा भी गया है, लेकिन उनके सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है। यहाँ कुछ प्रमुख आलोचक हैं जो हमारी किताब में दिए गए हैं, उन्हीं को मैंने इसमें ऐड किया है और उनके सरल से सरल लिखने की कोशिश की है। एक हमारे सीई वान ने लोक सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोक का यह मानना है कि लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और समान है, वास्तविकता है उससे बहुत दूर है। वान के अनुसार समाज में असमानताएं स्वाभाविक और अपरिहार्य है और लोक का दृष्टिकोण अति यथार्थवादी है, यानी कुछ अधिक ही सच्चा मानने लायक है। ये जॉर्ज एच सेबाइन ने लोक के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत तार्किक नहीं है और इसे किसी प्रकार से अनुभववादी प्रमाण द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। सेबाइन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का विचार एकमात्र सिद्धांत है जो वास्तविकता में लागू नहीं किया जा सकता। पीटर लैशलेट ने लॉक के 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि लॉक का काम वास्तव में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के बजाय मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था। लैशलेट ने यह भी कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर का सिद्धांत बहुत ही अमूर्त और व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इसने लिखा है ये विचार जो अपनी बुक में, वो सिर्फ उसकी उस समय की स्थिति थी उसके अनुसार ही लिखा है, बाकी आगे के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लॉक के विचारों कुछ अन्य भी हैं जो कार्ल मार्क्स और जर्मी बेंथम। कार्ल मार्क्स ने लॉक की संपत्ति के अधिकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लॉक का संपत्ति का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था को वैधता प्रदान करता है। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ है और समाज में वर्ग भेद को बढ़ावा दे सकता है। मार्क्स के अनुसार संपत्ति का निजी स्वामित्व श्रमिकों का शोषण करता है और समाज में असमानता बढ़ा सकता है। जर्मी बेंथम आलोचक बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा की। उन्होंने इसे नॉनसेंस अपॉन स्टेट बकवास माना। कहा कि उन्होंने तर्क दिया कि सभी अधिकार सामाजिक संरचनाओं द्वारा बनाए गए और प्राकृतिक अधिकारों का विचार केवल एक मिथ है। यानी माइकल ऑक्सफोर्ड ने लॉक के यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लॉक के सामाजिक संविदा का और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बहुत ही आदर्शवादी है और वास्तविकता दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता। रूसो ने लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा कि यह मानव प्रकृति के बारे में एक गलत धारणा पर आधारित है। अब जॉन लॉक की लेगेसी देख लेते हैं, विरासत। जॉन लॉक के दार्शनिक और राजनीतिक विचारों ने आधुनिक समाजों को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनकी विरासत कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और घटनाओं में देखी जा सकती है। कुछ इस प्रकार हैं। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये अधिकार सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त होते हैं और सरकार का मुख्य उद्देश्य इनकी रक्षा करना। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, में जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के अधिकारों का उल्लेख किया गया जो सीधे तौर पर लॉक के विचारों से प्रेरित थे। मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा। 1948 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, में भी जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकारों को शामिल किया गया जो कि लॉक से
प्रेरित दिखाई देते हैं। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉक के अनुसार सरकार एक सामाजिक समझौते का परिणाम है जिसमें लोग अपनी कुछ स्वतंत्रताएं सरकार को सौंप देती हैं ताकि उन्हें प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। अमेरिकी संविधान में सरकार के गठन के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपनाया जहां लोगों की सहमति से सरकार बनाई गई है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सामाजिक समझौते का सिद्धांत महत्वपूर्ण था जिससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को एक नए युग की शुरुआत की गई। सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। लोगों ने सत्ता के विभाजन को महत्वपूर्ण माना और तर्क दिया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग संस्थाओं के रूप में होना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान ने स्पष्ट रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जो लोग के विचारों से प्रेरित थे। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियां, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का विभाजन एक बुनियादी सिद्धांत है जो सरकार की शक्ति का संतुलन और अधिनायकवादी यानी किसी एक सख्त अधिनायक एक कोई ऐसा अधिनायकवादी ना बन जाए जो सारी शक्ति हो जिसके पास, उससे बचने के लिए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र, लोक के विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके सिद्धांतों ने नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकारी ढांचे को आकार दिया। उदारवाद, लिबरलिज्म। लोक के विचारों ने उदारवाद की विचारधारा को मजबूत किया है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन और सरकार की सीमित भूमिका पर जोर दिया जाता है। जॉन लॉक के विचारों का महत्व, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। लॉक के सिद्धांतों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत तर्क प्रदान किए हैं। लोकतंत्र और सरकार की वैधता, उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने लोकतांत्रिक सरकारों की वैधता को स्थापित करने की मदद की है। सत्ता का संतुलन, सत्ता के विभाजन के उनके विचारों ने सरकार की शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित किया जिससे अधिनायकवादी से बचा जा सके। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा, लॉक के विचारों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधारा और संवैधानिक सरकारों की नींव रखी है। जॉन लॉक की विरासत आज भी जीवित है और उनके विचारों ने विश्व भर में न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो आपका चैप्टर के हो गए पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट। और आपका क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो हमारे बुक में लास्ट में दिए होते हैं चैप्टर के, तो वह लोक द्वारा परिभाषित संपत्ति के स्वामित्व की सीमाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। संपत्ति का स्वामित्व कहाँ तक होना चाहिए। जॉन लॉक के संपत्ति के सिद्धांत ने आधुनिक राजनीति और आर्थिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रमुख रचना टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1699 में उन्होंने संपत्ति के स्वामित्व और उनकी सीमाओं पर विचार व्यक्त किए। लॉक का सिद्धांत मुख्य प्राकृतिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। संपत्ति के सिद्धांत की मूल अवधारणाएं, श्रम का सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। लोग का मानना था कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर श्रम करता है तो वह उस वस्तु का मालिक बन जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई किसान एक खेत को जोतता है तो उसमें फसल उगाता है तो वह फसल उसकी संपत्ति बन जाती है। प्राकृतिक अधिकार, लोग के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है इन अधिकारों की रक्षा करना, ना कि उनको छीनना। संपत्ति के स्वामित्व की सीमाएं, पर्याप्त सीमाएं, लिमिट ऑफ सफिशिएंस। लोग के अनुसार एक व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति हड़पनी चाहिए जितनी उसे वास्तव में जरूरत हो। हड़पनी यहाँ गलत वर्ड है, ये ऑटोमेटिक आ गया होगा, तो यहाँ उतनी ही रखनी चाहिए जितनी उसको वास्तव में जरूरत हो। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी संपत्ति नहीं लेनी चाहिए या अर्जित नहीं करनी चाहिए कि दूसरों के लिए पर्याप्त न बचे। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास एक बड़ी भूमि है लेकिन वह उस पूरी भूमि का उपयोग नहीं कर सकता तो उसे उस भूमि का कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिए, यानी दान कर देना चाहिए या किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि अन्य लोग भी उसका उपयोग कर सके। बर्बादी की सीमा, लिमिट ऑफ वेस्ट। लोग ने संपत्ति के उपयोग के दौरान बर्बादी से बचने पर जोर दिया। उनका मानना था कि किसी को भी इतनी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, हड़पनी चाहिए कि वह उसका उपयोग ना कर सके और वह बर्बाद भी हो जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा फसल उगाता है कि वह उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा और वह फसल बर्बाद हो जाती है तो यह संपत्ति के स्वामित्व का दुरुपयोग है। श्रम का स्वामित्व, लेबर ऑफ ओनरशिप। लोग का मानना था कि श्रम ही संपत्ति का आधार है।
अगर किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु पर श्रम नहीं किया है तो वह उसका स्वामी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी जंगल में जाता है और पेड़ों को काट कर लकड़ी इकट्ठा करता है तो वह लकड़ी उसकी संपत्ति बन जाती है, लेकिन अगर वह बिना श्रम किए किसी और की लकड़ी लेता है तो यह चोरी है। सहमति की सीमा, लिमिट ऑफ कंसेंट। लोग ने यह भी कहा कि संपत्ति के स्वामित्व को समाज की सहमति से नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर किसी समाज के कुछ नियम बनाए हैं तो उन नियमों का पालन करते हुए ही संपत्ति का स्वामित्व संभव है। जो कि अब उसने कॉन्सेप्ट सामाजिक समझौते को कंसेंट दिया है इन अधिकारों का, तो सरकार कुछ ऐसे नियम बनाएगी कि इतनी संपत्ति रखनी है, इससे ज्यादा आपको सरकार को सौंपनी होगी या इस पर टैक्स देना होगा। इसके से लिमिट ऑफ कंसेंट में फिर हमारा टैक्स की वो आ जाती है विचारधारा। अगर किसी समाज ने जमीन के बंटवारे के कुछ नियम बनाए हैं तो उन नियमों का पालन करते हुए ही जमीन का स्वामित्व लिया जा सकता है। मुद्रा का उपयोग, यूज ऑफ मनी। लोग ने मुद्रा मनी के उपयोग की संपत्ति के स्वामित्व की सीमा के रूप में देखा। उनका मानना था कि मुद्रा के आगमन से संपत्ति की सीमाओं को विस्तार मिला है, क्योंकि मुद्रा को संग्रहित करना आसान होता है और यह बर्बाद नहीं होती, इसको इकट्ठा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि समाज में फसलें जल्दी खराब हो सकती हैं, लेकिन मुद्रा का उपयोग करके लोग अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं, जल्दी जल्दी उसको बेच सकते हैं। जॉन लॉक के संपत्ति के सिद्धांत में संपत्ति के स्वामित्व की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि संपत्ति का उपयोग न्यायसंगत और नैतिक ढंग से हो। लोग का मानना था कि संपत्ति का स्वामित्व केवल तब तक ही वैध है जब वह श्रम के आधार पर प्राप्त किया जा सके, आधार पर हो, पर्याप्त और बर्बादी की सीमाओं का पालन करें और समाज की सहमति से नियंत्रित हो। इन सीमाओं के माध्यम से लोग ने संपत्ति के अधिकारों को एक नैतिक और न्यायसंगत ढांचे में रखा जो आधुनिक संपत्ति के कानून और नीतियों का विकास में महत्वपूर्ण साबित हो सके। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जॉन लॉक के सहमति, प्रतिरोध, सहनशीलता, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। सहमति में हमारे सामाजिक समझौता हुआ था। रेजिस्टेंस में अगर सरकार उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, रक्षा नहीं कर रही है, तो प्रतिरोध करने का अधिकार है मनुष्य को, प्रजा को। और सहनशीलता में हमारा धर्म कहा जाता है तो कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को छूट होनी चाहिए अपने धर्म को फॉलो करने की। तो इसमें उदाहरण के लिए आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट लोग की सहिष्णुता सिद्धांत का पालन करते हैं, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को, प्रथाओं को पालन करते हैं और मुक्त रहते हैं। फिर आता है संप्रभुता के संबंध में लोग का विचार। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संप्रभु कैसे होगा? सहमतिपूर्ण सरकार बनाई जाए, एक तो वहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का होना जरूरी है, विधायी और कार्यकारी शक्तियां होनी चाहिए, प्रतिकार का अधिकार होना चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, रोक के प्रतिकार का अधिकार हो गया। बस इस चैप्टर में इतना ही आपका, चैप्टर 7 आपको 43 मिनट्स का वीडियो हो गई है, इसको 40 मिनट की करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आपको इसकी अच्छी लगी हो नोट्स तो लाइक करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।